तो कल का टॉपिक था, कल हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था इसको कि जो फंड्स की मूवमेंट है वो फर्म से आती है आउटसोर्स की तरफ, फिर आउटसोर्स से आती है फर्म की तरफ। क्योंकि आपको पता है कि कल हमने पढ़ा था कि जो आपका आउटसोर्स है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देता है फर्म को, बदले में फर्म उनको क्या देती है, पेमेंट्स देती है, जो आपके आउटसोर्स की अर्निंग्स बन जाती है। अब जो पैसे आपका आउटसोर्स वो उसको रिसीव करेगा, वो दोबारा परचेज करेगा फर्म के गुड्स। वो गुड्स जो फर्म ने प्रोड्यूस किए हैं वो दोबारा उसको परचेज करेगा। बदले में क्या होगा, देखिए बदले में फर्म उनको फिर वो गुड्स देगा। तो ये एक सर्कुलर मॉडल है आपका टू सेक्टर इकोनॉमी में। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड आपका क्या बनेगा, y इज इक्वल टू सी। यानी कि जितनी भी इनकम आपके हाउसहोल्ड रिसीव कर रहे हैं वो सारी की सारी कंज्यूम हो रही है, यहाँ पे कोई सेविंग्स नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इसमें फाइनेंशियल जो हमारा सेक्टर है वो इसमें हम उसको इंक्लूड करेंगे। अब जी आ जाता है बैंक। जी अब इकोनॉमी में बैंक भी आ गया। देखिए जब बैंक आ जाती है तो आपकी जो एग्रीगेट डिमांड है वो फिर क्या बन जाती है, सी प्लस एस। ठीक है, और यही जो सेविंग्स है, अब देखिए सेविंग्स कहाँ से आ रही है, ये देखिए हाउस होल्ड ने अब कुछ पार्ट वो बैंक में सेव किया, और जो सेविंग्स होती है वो ऑटोमेटिकली फिर किस लिए होती है, इन्वेस्टमेंट के लिए। आपका प्रोड्यूसर फिर बैंक से लोन लेगा, ये देखिए बैंक ने किसको लोन दिया। अब आपकी जो सर्कुलर फ्लो है उसमें फाइनेंशियल सेक्टर भी आ गया कि बैंक आ गया, हाउस होल्ड ने कुछ पैसे कंज्यूम किए और कुछ उसने सेव किए। और जो पैसे बैंक के पास आ गए तो फर्म को तो कैपिटल की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, तो फर्म ने बैंक से लोन लिया। अब ये मॉडल आपका टू सेक्टर है अलॉन्ग विथ फाइनेंशियल सेक्टर। तो उसमें जब बैंक आ जाता है हाउस होल्ड उस पर सेव करता है, क्योंकि आपको पता है कि जो सेविंग है, यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ, वो क्लासिकल जो कहते हैं वो सेविंग फंक्शन है इंटरेस्ट रेट का। सेविंग किस चीज का फंक्शन है, इंटरेस्ट रेट का। और क्लासिकल्स ये भी कहते हैं कि इन दोनों का रिलेशनशिप पॉजिटिव है। जब इंटरेस्ट आपको ज्यादा मिलता है तो आप अपने पैसे बैंक में रखते हो, क्योंकि आपको उस पर इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा। ये याद रखना कि इंटरेस्ट जो सेवर है, सेवर के लिए एक रिवॉर्ड है, एक बेनिफिट है, जबकि यही इंटरेस्ट फर्म के लिए एक कॉस्ट है। क्योंकि फर्म जब फंड्स लेता है तो एक तो प्रिंसिपल अमाउंट होती है, प्लस उस पर फर्म को एक्स्ट्रा अमाउंट भी देना पड़ेगा जिसको हम लोग इंटरेस्ट कहते हैं। तो इन्वेस्टमेंट का जो रिलेशनशिप है ये भी डिपेंड करेगा इंटरेस्ट पे, लेकिन इनका रिलेशनशिप नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब क्या है कि जब इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है तो फर्म की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होती है, वो अपनी इन्वेस्टमेंट को पहले से कम करता है। जी याद रखिए, अगर किसी स्टूडेंट को कोई मसला है तो वो पूछ सकता है। इसके बाद इसमें हम लोग गवर्नमेंट सेक्टर भी इंक्लूड करेंगे। जी स्टूडेंट्स, क्लियर ही आता है कि अगर किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ ले। चले ठीक है, क्लियर है। तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि अब इसको हम थोड़ा और एक्सटेंड करेंगे। अब हम जाएंगे थ्री सेक्टर इकोनॉमी में, इसमें जाएंगे थ्री सेक्टर इकोनॉमी में। तो ये आपने नोट किया होगा, इसके नोट्स भी मैं आपसे शेयर करूंगा। तो जब थ्री सेक्टर इकोनॉमी आ जाती है, ठीक है, यहाँ पे मैं बना रहा हूं एक बॉक्स। थ्री सेक्टर मींस अब आपका एग्रीगेट डिमांड उसमें गवर्नमेंट आ गया। ठीक है, ये आपकी थ्री सेक्टर इकोनॉमी है जिसकी एग्रीगेट डिमांड है कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स। अब जब गवर्नमेंट आ जाता है आपकी इकोनॉमी में, अब गवर्नमेंट का फिर क्या रोल होता है, देखिए सबसे पहले जब गवर्नमेंट आपकी इकोनॉमी में एग्जिस्ट करेगी तो वो सबसे पहले टैक्स लेगी। आपके हाउस होल्ड से भी टैक्स लेगी और फर्म से भी टैक्स लेगी। तो ये देखिए
फर्म भी अब हाउस होल्ड गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा, और जो आपका हाउस होल्ड है वो भी फर्म को टैक्स पे करेगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट जब आ जाती है उसे अपनी रेवेन्यू जनरेट करनी होती है, तो गवर्नमेंट की रेवेन्यू का जो मेजर सोर्स है वो है टैक्स। जब टैक्स गवर्नमेंट हाउस होल्ड से भी कलेक्ट करेगा और फर्म से भी कलेक्ट करेगा, अब क्या होगा कि ये जो टैक्स है ये गवर्नमेंट की रेवेन्यू बन गई, तो अब गवर्नमेंट दोनों को बेनिफिट देगा, फर्म को भी देगा और हाउस होल्ड को भी देगा। देखिए किस तरह, जो हाउस होल्ड है उसको एक तो ट्रांसफर पेमेंट मिलेगा, इसको मैं आर से शो कर रहा हूँ क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में ट्रांसफर पेमेंट को हम लोग आर से शो करते हैं। ट्रांसफर पेमेंट दरअसल वो अमाउंट होती है जो बगैर काम के आपको मिले, जैसे आजकल जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, बगैर काम के आपको पैसे मिल जाते हैं, स्टूडेंट जो स्कॉलरशिप्स है, फीस वगैरह, तो बगैर काम के जब आपको पैसे मिल जाते हैं, जैसे पेंशन है, पेंशन भी बगैर काम के आपको मिल जाती है, इसको कहते हैं हम ट्रांसफर पेमेंट। और इसके साथ गवर्नमेंट क्या करती है, पेमेंट्स भी करती है, जैसे सैलरीज, जितने भी गवर्नमेंट के मुलाजमीन हैं उनको जो सैलरीज मिलती है ये भी गवर्नमेंट फिर हाउस होल्ड पे खर्च करता है। इसी तरह अगर हम लोग फर्म की बात करें तो देखिए, गवर्नमेंट ने फर्म से भी टैक्स कलेक्ट किया, तो गवर्नमेंट फर्म को क्या करता है, इसको सब्सिडी देती है, एक किस्म की रियायत। कभी वो पेस्टिसाइड के फॉर्म में होता है, कभी वो किसी और फॉर्म में होता है, एक किस्म का उसको रियायत देती है। प्लस आपका जो गवर्नमेंट है वो फर्म के गुड्स को भी परचेज करता है, फर्म के गुड्स को भी वो परचेज करता है। देखिए दोबारा वही सर्कुलर फ्लो है कि गवर्नमेंट ने हाउस होल्ड से टैक्स के मद में पैसे दिए और वो पैसे दोबारा उसने हाउस होल्ड पे खर्च किए, और यहाँ पर भी आपके फर्म पे उसने टैक्स लगाया, जो टैक्स उसको मिला, एक तो उसने फर्म के गुड्स परचेज किए तो कुछ पैसा तो उधर गया, सेकंड उसने सब्सिडी दी फर्म को, तो ये पैसे दोबारा वो फर्म के पास आ गए। तो ये हमारा मॉडल है थ्री सेक्टर इकोनॉमी में, जब आपके पास बैंक भी हो और गवर्नमेंट भी हो। जी कोई क्वेश्चन, इसके बाद हम लोग फोर्थ सेक्टर की तरफ जाएंगे। जी किसी को अगर कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है, नहीं तो आप क्लियर लिखे ताकि मैं आगे इसको मूव कर सकूं। अच्छा जी क्लियर है। उसके बाद अब हम आ जाते हैं फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी की तरफ। आपके पास, आपको पता है कि फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी को हम लोग ओपन इकोनॉमी भी कहते हैं, और फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी में हमारे पास एडिशन है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, तो ये आपका कंप्लीट एक एग्रीगेट डिमांड बन गया ओपन इकोनॉमी या फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी की। तो जब फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी वो यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी, इसके लिए यहाँ पर मैं एक जगह बना लूंगा फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी की। फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी या फिर इसको हम लोग कहेंगे ओपन इकोनॉमी, मैं यहाँ पर इसको ओपन इकोनॉमी लिखूंगा। देखिए जब ओपन इकोनॉमी एग्जिस्ट करेगी आपकी इकोनॉमी में, तो उसका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आपका जो हाउस होल्ड है वो इसको भी फैक्टर्स देगा, जैसे आपका लेबर है वो बाहर जाकर काम करता है, पाकिस्तान के बहुत से ऐसे सिटीजन है जो यूएई में काम कर रहे हैं, तो इसमें जितने भी आपके मूवेबल जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, अभी आप लैंड को तो मूव नहीं कर सकते, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि लेबर की, कि आप क्या कर रहे हो, लेबर दे रहे हो आप फॉरेन सेक्टर को, बदले में फॉरेन सेक्टर आपको क्या दे रहा है, आपको रेमिटेंसेस, बदले में वो आपको रेमिटेंसेस दे रहा है। इसी तरह आपका जो फर्म है, फर्म क्या करेगा कि फर्म अपने गुड्स एक्सपोर्ट करेगा, फर्म का जो सरप्लस उनके पास प्रोडक्शन है, तो पहले वो अपनी कंट्री की डिमांड को फुलफिल करेंगे, अब जो सरप्लस है तो वो फिर ओपन इकोनॉमी यानी कि वो फिर बाहर उसको एक्सपोर्ट करेगा।
अच्छा, अब एक्सपोर्ट के बदले में फिर इसको पेमेंट्स मिलेंगी, और आपका जो फर्म है वो इंपोर्ट भी करेगा। सपोज कोई लेटेस्ट मशीनरी है, कोई गाड़ी है, कोई मोबाइल वगैरह है, तो वो उसको इंपोर्ट करेगा आपके फॉरेन सेक्टर से। ठीक है। अच्छा, तो ये था फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी में। सिंपल सिंपल मैंने आपको ये चीजें समझा दी। फिर इसमें गवर्नमेंट का भी रोल आ जाता है। जब फॉरेन सेक्टर आता है तो गवर्नमेंट क्या करती है कि उनसे उन पे टैरिफ चार्ज करती है कि जो चीजें बाहर से आ रही है गवर्नमेंट की, फिर वहां पे भी रेवेन्यू वो कलेक्ट होगी। एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, वो भी उन पर इम्पोर्ट करेगा। कोटा सिस्टम जो आपका टैरिफ है वो सारा उस पर इम्पोज करेगा, फिर रेवेन्यू जनरेट करेगा। यहाँ तक अगर कोई इशू है तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे, क्लासिकल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। जी, अगर कुछ पूछना है तो पूछ ले, नहीं तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे। चले जी, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट थ्योरी है, क्योंकि ग्रेट डिप्रेशन से पहले यही थ्योरी चल रही थी हमारे इकोनॉमीज में। इसको मैं यहाँ पर हेडिंग देता हूँ, क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ग्रेट डिप्रेशन यानी कि 1930 से पहले यही थ्योरी थी हमारी इकोनॉमी में, और इसी को ही हम लोग फॉलो करते थे। देखिए, अब क्लासिकल थ्योरी के मानने वाले कौन थे? ये थे आपके क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। अब क्लासिकल इकोनॉमिस्ट में, क्लासिकल वैसे देखिए क्लासिकल इकोनॉमिस्ट होते कौन है? ये वो इकोनॉमिस्ट होते हैं जो एडम स्मिथ को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। इनविजिबल हैंड की जो बात करते हैं कि मार्केट्स को आप फ्री छोड़ दो, फ्री मार्केट का जो कॉन्सेप्ट है, डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट है, गवर्नमेंट को नहीं होना चाहिए, ये सारे आपके क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे। और जो ज्यादा सप्लाई साइड पे फोकस करते हैं, क्योंकि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट को हम लोग सप्लाई साइड इकोनॉमिस्ट भी कहते हैं, वो ज्यादा सप्लाई साइड पे फोकस करते हैं। इसमें जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूं कि पहला नाम एडम स्मिथ, जो आपको बखूबी पता है कि ये फाउंडर है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। इसकी जो बुक थी 1776 में, वेल्थ ऑफ नेशन, जिसको बाइबल ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है, वेल्थ ऑफ नेशन इसकी बुक थी। और इसी तरह सेकंड है आपके पास डेविड रिकार्डो। इसकी भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है आपके इकोनॉमिक्स में, जैसे रिकार्डियन थ्योरी ऑफ वेल्थ है, जो रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट है, और रिकार्डियन इक्विवेलेंस है जिसमें वो टैक्स के बारे में बात करता है। इसी तरह जी थर्ड है आपका जेबी से, जो मशहूर है ये थ्योरी आपके जेबी से जिसने एक स्टेटमेंट दिया था कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और फोर्थ वन पे था एसी पीगो। ये जो एसी पीगो था इसको हम लोग कहते हैं लास्ट क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। और ये लास्ट क्लासिकल इकोनॉमिस्ट था, क्योंकि इसके बाद फिर ग्रेट डिप्रेशन आया, और वो जो ये पूरा एक जो दौर था ये बिल्कुल ये फेल हुआ, ये थ्योरी बिल्कुल फेल हुई। ये आपके ग्रेट डिप्रेशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। जिसके बाद फिर केन्स आया, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ इकोनॉमिस्ट के मैंने आपको नाम लिखे जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है, और वो इसी चीज पे बिलीव करते हैं, वो एडम स्मिथ को फॉलो करते हैं।
ये इनके नाम है, एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, जेबी से एंड एसी फिगो। अच्छा, अब हम चलते हैं कि जो क्लासिकल थ्योरी है वो बेसिकली है क्या, वो क्या कहते हैं क्लासिकल थ्योरी। इसको जरा आप गौर से देखें। आपकी जो क्लासिकल थ्योरी है, अब कुछ टाइम पहले जो मैंने आपको पढ़ाया था सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम, ये बिल्कुल इसी तरह है, उसी से रिलेटेड है। वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। क्लासिकल थ्योरी ऑफ जो एम्प्लॉयमेंट है वो क्या कहती है कि इकोनॉमी में हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट है। सबसे पहले वो फुल एम्प्लॉयमेंट की बात करता है कि इकोनॉमी में हमेशा मुकम्मल रोजगार है, फुल एम्प्लॉयमेंट है। अगर कभी बेरोजगारी आ भी जाती है तो वो एक नॉर्मल सिचुएशन होगी, हम उसको हैंडल कर सकेंगे। कैसे हैंडल करेंगे आगे मैं आपको बताऊंगा। अब फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? देखिए, फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है कि आपके जितने भी रिसोर्सेज है, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज है, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज है, वो सारे फुली यूटिलाइज्ड है। उसको आपने फुली यूटिलाइज किया है, वो अपने पीक पॉइंट पे है, वो अपने मैक्सिमम पॉइंट पे है, तो इसको हम लोग फुल एम्प्लॉयमेंट कहेंगे। अच्छा, सेकंड वो फिर क्या कहता है कि कभी ओवर प्रोडक्शन नहीं होगी। सेकंड ये है कि आपकी इकोनॉमी में कभी ओवर प्रोडक्शन नहीं होगी। अब ओवर प्रोडक्शन मीन्स क्या है कि जितने भी गुड्स आप प्रोड्यूस करोगे वो सारी की सारी सेल हो जाएंगी, कोई भी चीज यहाँ पर वो अनसोल्ड नहीं रहेगी। अच्छा, इसी तरह वो आगे बात करते हैं परफेक्ट कॉम्पोनेंट। सॉरी स्टूडेंट्स, नेट का थोड़ा इशू आ रहा था। आवाज मेरी आ रही है? जरा बता दें आप लोग। जी स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है? बोर्ड आप लोग को क्लियर नजर आ रहे हैं? जी बोर्ड का बताएं, बोर्ड क्लियर नजर आ रहा है?